गरीब वर्सेस अमीर बहू की एक टाइम पर 10 तरह की सब्जी। शकुंतला जी अपने दरवाजे पर खड़ी चाय पी रही हैं, उतने में ही मोहन जी पास से गुजरे। मोहन जी, आपने सुना चावला जी के बेटे की और मेहता जी के बेटे की बारात एक ही दिन है। हाँ शकुंतला जी, ये तो रामनगर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और सुनो, एक गरीब घर की बहू आएगी और एक अमीर घर की। देखते हैं कौन ज्यादा जचती है इस मोहल्ले में। शकुंतला जी, आप तो पहले दिन से ही जज बन गई। अरे जज नहीं, बस नजर रखती हूँ। मोहल्ले में शादियों की चर्चा हर दरवाजे पर थी और उसी हलचल के बीच चावला जी के घर में तैयारियों के साथ साथ कुछ चिंताएं भी पनप रही थी। महिमा, अरे महिमा, वो बनिया का हिसाब नहीं हुआ और ऊपर से बाराती खाने का इंतजाम। रसोई से महिमा जी की आवाज आती है। आद्यांश जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आप बस चाय पियो चुपचाप। ठीक है, तुमने कह दिया तो नहीं लेते टेंशन। तभी राहुल हाथों में सब्जी का थैला लिए घर के अंदर आता है। माँ, सब्जी ले आया। वैसे मेहता अंकल की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। होगी क्यों नहीं, उनके बेटे विक्रम की भी तो शादी है उसी दिन। माँ, एक ही दिन में दोनों घरों में बारात, मोहल्ले में तो मेला लगेगा। तभी मोनू झाड़ू लगाते हुए बाहर आती है। भैया की बारात और बगल वाले की बारात एक साथ। राहुल, तुम डीजे वाले से बात कर लो, हम ज्यादा जोर से बजाएंगे। पहले बताओ राज कहाँ है? बाजार गया शादी का कुछ सामान लेने। उस बेचारे ने तो अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं था। इधर महिमा अपने घर में शादी की तैयारियों में लगी थी, उधर दूसरे घर में भी तैयारियों की रफ्तार कुछ कम नहीं थी। देखो भाई, 200 लोगों का खाना होगा। मेरे फंक्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी ना निकाल सके। वैसे एक और शादी हो रही है, खैर मेरा तो उससे कोई मुकाबला भी नहीं है। मैं कहाँ और वो कहाँ। पास बैठे नैतिक जी अखबार पढ़ रहे थे। नव्या, शादी है, कंपटीशन नहीं। आप चुप रहो। 20 साल से इस मोहल्ले में हमारी धाक है, वो बनी रहनी चाहिए। उतने में विक्रम कमरे से निकलते हुए कहता है, माँ, मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ। रिया ने कुछ आउटफिट्स भेजे हैं, कह रही थी वैसा ही कुछ देख लूं। अभी से फरमाइशी। शादी में 2 दिन बचे हैं और बहू जी की लिस्ट शुरू हो गई। अरे माँ, आजकल सब पहले से प्लान करते हैं, बस मैच करना है। देखो विक्रम, पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, अच्छी बात है, लेकिन घर गृहस्थी भी आनी चाहिए। ये नहीं कि बस कपड़े और फैशन ही समझ आए। माँ, सब सीख जाएगी और शायद उसे आता भी हो। हम पहले से जज क्यों करें। 2 दिन बाद शहर की तड़क भड़क से दूर एक संकरी गली के छोटे से घर में सुमन अपने पिता और बड़ी बहन के साथ रहती है। बड़ी बहन की शादी के बाद माँ के बिना इस घर की जिम्मेदारियां उसने ही संभाल ली हैं और आज भी वो रसोई में चुपचाप खाना बना रही है। सुमन, छोड़ दी चिमटा। आज तेरी शादी का दिन है और तू अभी भी रोटियां बना रही है। देख, ये माँ की आखिरी निशानी है। दीदी, माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई, फिर आप ही तो मेरी माँ बनी। मेरा मन है मैं पापा के लिए खुद आखिरी बार खाना पकाऊं। ये देख, माँ के कान के झुमके। उन्होंने मरते वक्त मुझसे कहा था कि जब तू विदा होगी तब तुझे पहना दूं। दीदी, उस घर में सब बहुत अच्छे हैं, पर मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी गरीबी की वजह से उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। जो दिल का अमीर होता है ना सुमन, उसे दुनिया की कोई दौलत छोटी नहीं लगती। तू बस अपनी मर्यादा और ममता साथ लेकर चलना, बाकी सब ठीक रहेगा। जहां एक तरफ सुमन के घर में भावनाओं का सैलाब था, वहीं दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े पौष इलाके में शर्मा विला रोशनी से नहाया हुआ था। यहाँ की रौनक और तैयारी बता रही थी कि शर्मा जी अपनी इकलौती बेटी रिया की शादी में दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। माँ बेटी आज बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। देख रिया, तू हमारी लाडली है और अब तू जिस घर जा रही है वो भी शहर का माना जाना है। तुझे वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। और मैंने नव्या जी और नैतिक जी से बात कर ली है। विक्रम के घर में सब बहुत सुलझे हुए लोग हैं। बस बेटा, थोड़ा तालमेल बिठा लेना। नया घर है, नए लोग हैं, अपनी जगह बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है। डैड, आप फिक्र क्यों करते हैं? विक्रम है ना। और मम्मी, मैंने सासू मॉम के लिए वो डिजाइनर साड़ी भी पैक कर ली है जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। मैं जानती हूँ उन्हें इम्प्रेस कैसे करना है। बेटा, इम्प्रेस करना अच्छी बात है, पर याद रखना वो घर थोड़ा पारंपरिक है। वहाँ नाश्ते की टेबल पर सबको साथ बैठना पसंद है, हमारी तरह नहीं जो जब चाहे जहाँ बेड टी पी ले। थोड़ा वक्त का ध्यान रखना। अरे मॉम, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी विक्रम कह रहा था उनके घर में बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बस मुझे किचन विचन का ज्यादा शौक नहीं है, पर वहाँ काम करने के लिए स्टाफ तो होगा ही ना। रिया की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर ढोल नगाड़ों की गूंज उठी।
पटाखों के शोर ने बता दिया कि बारात आ चुकी है। बारात आ गई, चलिए जल्दी। जयमाला हुई और सारी रस्में हुई और देखते ही देखते विदाई का वक्त आ गया। बेटा खुश रहना हमेशा। मम्मी, पापा। बेटा, नया घर है, नए लोग हैं, अच्छे से रहना। रिया मर्सिडीज में बैठते हुए मुस्कुराई, लेकिन अपनी मम्मी पापा के गले लगकर उसकी आंखें भर आईं। दिल में खुशी भी थी लेकिन एक घबराहट भी। इधर सुमन के घर के बाहर सादे बैंड बाजे और ढोल के साथ राज की बारात रुकी। सादगी से फेरे हुए विदाई के वक्त पूरा घर फूट फूट कर रो रहा था। राज बेटा, मेरी बेटी मेरी दुनिया है, इसे खुश रखना। पापा, आप अपना ख्याल रखना। दीदी दवाइयाँ वक्त पर देना। सुमन एक पुराने टेम्पो में जो फूलों से सजा था विदा होकर अपने नए सफर पर निकल पड़ी। दोनों बारातें एक साथ पहुंची। एक तरफ से चावला परिवार की बारात आ रही थी और दूसरी तरफ से मेहता परिवार की बारात। मोहन जी देखो देखो, एक तरफ ढोल की थाप, दूसरी तरफ डीजे का शोर। आज आमना सामना हो रहा है। हाँ, तो दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। और फिर वो घड़ी आई जब दोनों बहुएं एक साथ अपने अपने घर की दहलीज पर पहुंची। सुमन लाल जोड़े में लंबा घूंघट, चेहरे पर कोई भी भारी मेकअप नहीं, बस हल्की सी मुस्कान। जैसे उसने जमीन पर कदम रखा उसकी सादगी ने मोहल्ले का दिल जीत लिया। मोहन जी, ये लड़की तो साक्षात लक्ष्मी लग रही है। बिल्कुल सही कहा, सादगी में ही असली खूबसूरती होती है। तभी रिया भारी डिजाइनर लहंगे में ऊंची हील्स और कॉन्फिडेंस के साथ उतरी। उसकी मॉडर्न खूबसूरती ने सबको प्रभावित किया। देख लिया शकुंतला जी, इसे कहते हैं क्लास। मेरी बहू के गले का हार ही इतना महंगा है कि दूसरों की पूरी शादी का बजट निकल जाए। बेशक नव्या जी, चमक तो बहुत है, पर असली रौनक तो घर के अंदर कदम रखने के बाद पता चलती है। तो अब जज किसे करेंगी शकुंतला जी, खूबसूरती को या खानदान को? मोहन जी, ये फैसला इतनी जल्दी नहीं होगा। असली सुंदरता वो नहीं जो आईने में दिखे, असली समझदारी तो वो है जो घर गृहस्थी को सही तरीके से चला सके। देखते हैं कौन इस मोहल्ले में अपनी जगह बना पाती है। अगली सुबह सुमन सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। लाल रंग की साड़ी पहनकर माथे पर छोटी सी बिंदिया और सलीके से सिर पर पल्लू डाले वो बिल्कुल घर की लक्ष्मी लग रही थी। तैयार हुई और रसोई की तरफ चली आई। सुमन ने नई रसोई को एक नजर में देखा। मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन, थोड़ी सब्जियां। बिल्कुल मेरे घर वाली रसोई जैसा है। सुमन ने सबसे पहले चूल्हा जलाया। बस थोड़ी सी और आंच। पापा कहते थे कि चूल्हे पर पहली आग घर की खुशहाली की निशानी होती है। सुमन ने फुर्ती से सिलबट्टे पर मसाला पीसा। एक तरफ हांडी में दाल चढ़ाई तो दूसरी तरफ लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल कड़कने लगा। उसने आलू के छिलके को भी फेंकने की बजाय उन्हें बारीक काटकर कुड़कुड़ी भुजिया बनाने की तैयारी कर ली। तभी महिमा जी उठकर किचन की तरफ आई। अरे बहू, इतनी जल्दी? अभी तो चिड़िया भी नहीं जागी और तुमने रसोई महका दी। पहला दिन है बेटा, थोड़ा आराम करती, हम संभाल लेते। माँ जी, आप बस आशीर्वाद दीजिए, आज सबको 10 तरह का स्वाद चखाऊंगी। महिमा जी थोड़ी हैरान हुई। उन्होंने देखा कि सामान में भी सुमन ने गजब का जुगाड़ लगाया था। वो दबे पांव बाहर आई जहां अध्यांश जी आंगन में बैठे थे। सुन रहे हैं, बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा निकली। आते ही चूल्हा संभाली और चेहरे पर थकान का नाम नहीं। मसालों की खुशबू बता रही है महिमा कि हमारी बहू हीरा है। थोड़ी देर बाद राज रसोई में आता है। अरे इतनी सुबह और ये सब एक साथ? हाँ, चूल्हे पर एक साथ नहीं करो तो वक्त बर्बाद होता है। कुछ काम बताओ, मैं भी करूं। आपको आता है? अरे नहीं, साथ में लेकिन तो बैठ सकता हूं ना। तो बस साथ बैठिए। राज चुपचाप बैठ जाता है। उनकी पहली सुबह है, यही उनका प्यार है। और फिर खुशबू उठी पूरे घर में। आलू के पराठे, चाय और हल्की सी दाल। तभी राहुल उठा। खुशबू कहाँ से आ रही है? मोनी भी उठकर रसोई की तरफ गई। अरे भाभी, कब से उठी हो जो इतना सब कुछ बना लिया? बैठो, खाना तैयार है। पूरा परिवार एक साथ बैठा नाश्ता करने के लिए। राहुल ने आलू का पराठा उठाकर खाना शुरू किया। अरे वाह भाभी, ये तो कमाल का है। बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। नव्या उठकर बालकनी में खड़ी हुई। जैसे वो सामने की तरफ नजर घुमाई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चावला जी के घर के खपरेल वाली छत के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखा। रिया जल्दी उठो, बाहर आकर देखो, उस गरीब घर की बहू ने तो धुआं उठा दिया और यहाँ तुम अभी तक सो रही हो। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? क्या हुआ मम्मी जी, इतना शोर क्यों? अभी तो बस 7:15 हुए हैं। उधर देखो, 7:15। चावला जी की बहू ने तो चूल्हा सुलगा कर आधा मोहल्ला महका दिया है। शकुंतला जी अपनी छत पर खड़ी होकर उसकी सादगी के कसीदे पढ़ रही हैं। अगर तुम अभी किचन में नहीं पहुंची तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी।
नव्या जी की फटकार के बाद रिया हड़बड़ाकर उठी, तैयार हुई और सीधे किचन की ओर भागी। रिया ने किचन में देखा कि गैस, मिक्सर, ओवन, फ्रिज सब कुछ था, लेकिन वो खड़ी रही। क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। रिया, जल्दी से अच्छी अच्छी डिशेस बना लो, थोड़ी देर में शकुंतला और मोहल्ले की कुछ औरतें आ जाएंगी खबर लेने के लिए। वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई है। नव्या ड्राइंग रूम में सोफे पर सज धज कर बैठी थी, पर उनकी निगाहें बार बार रसोई के दरवाजे पर टिकी थीं। तभी शकुंतला जी और 3-4 औरतें आईं। नव्या जी, राम राम। बड़ी सौंधी खुशबू का इंतजार था, पर यहाँ तो कुछ जलने की गंध आ रही है। अरे नहीं नहीं शकुंतला जी, वो शाही तड़का लग रहा होगा। रिया बेटा बाहर आओ, मोहल्ले की काकी चाची आई है। रिया रसोई से बाहर आई। नमस्ते काकी जी, आइए। रिया ने कांपते हाथों से डाइनिंग टेबल पर अपनी बनाई डिश रखी। टेबल पर सजी क्रॉकरी तो लाखों की थी, पर बीच में रखी वो पनीर की सब्जी और जली हुई पूड़ियां उसकी हार का इशारा कर रही थी। उसने यूट्यूब देख देख कर कोशिश तो बहुत की, पर अंत में बस एक ही ढंग की सब्जी बना पाई। अरे बस पनीर? नव्या जी, आपने तो कहा था कि आपकी बहू 10 तरह के पकवान बनाएगी। यहाँ तो बस एक ही सब्जी और वो पुड़ियां हैं। कुछ ज्यादा ही करारी नहीं हो गई? शायद रिया की तबीयत ठीक नहीं है शकुंतला जी, नई आई है ना। रिया की जली हुई पूड़ियां और पनीर चखने के बाद शकुंतला जी और उनकी टोली के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। नव्या जी की बड़ी बड़ी बातों का गुब्बारा फूट चुका था। अब उसकी निगाहें चावला जी के उस छोटे से घर पर थी। चलो भाई, दूसरी बहू को भी देखते हैं उसने क्या किया है। चावला जी के आंगन में दाखिल होते ही शकुंतला जी ने देखा कि सुमन सिर पर पल्लू लिए चूल्हे के पास बैठी पूड़ी तल रही थी। अरे महिमा, तुम्हारी बहू ने क्या बनाया है आज? सुमन खड़ी हुई हाथ जोड़कर सभी का स्वागत किया। काकी जी, सब कुछ तैयार है। चूल्हे में आग सही से नहीं जल पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया। सुमन ने एक एक करके पीतल की थालियां सजाना शुरू किया। जैसे ही थाली औरतों के सामने आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। थाली में 1-2 नहीं बल्कि 4-5 तरह की लजीज सब्जियां रखी थी। अरे ये क्या, आलू की रसेदार सब्जी, मसाले वाली सूखी भिंडी, दही वाले बैंगन, और ये क्या है सुमन? चाची जी, ये दाल के कबाब और साथ में पुदीने की चटनी, और ये आलू के छिलकों की कुरकुरी भुजिया है। पापा को बहुत पसंद थी तो सोचा यहाँ भी सब कुछ खा दूं। वाह वाह, स्वाद तो ऐसा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा ने बनाया हो। सौंधी महक और ये सादगी। महिमा, तेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। उधर नव्या जी ने तो बड़ी तारीफ की अपनी बहू की, लेकिन खाने में कोई स्वाद न था। अरे पहला दिन है, नहीं हो पाया होगा, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तुम तो बड़े प्यार से कह रही हो महिमा, लेकिन नव्या वो तो हमेशा ही अपनी चीज को अच्छा बताने की होड़ में लगी रहती है। जानती हूँ मैं उसकी आदत, लेकिन इस तरह बहुओं की तुलना करके उन्हें और मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। खैर छोड़ो उसकी बातें। मोहल्ले की औरतें उंगलियां चाटती रह गईं। शकुंतला जी ने खुश होकर सुमन के सिर पर हाथ रखा और अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर शगुन दिया, और फिर सभी लोग उठकर जाने लगी। महिमा, बहू हो तो ऐसी। तुम्हारी बहू ने तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि मजा ही आ गया। आज तो पहली रसोई की बाजी तो तुम्हारी बहू ही जीत गई है। शकुंतला जी की ये बातें सीधे नव्या जी के कान में पड़ी, जो अपनी बालकनी में से ये सब देख रही थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गरीब बहू ने अपनी पहली रसोई में ही बाजी मार ली थी। गुस्से से तमतमाती हुई अपनी बहू रिया के पास गई। रिया, सुना तुमने? पूरे मोहल्ले के सामने आज मेहता खानदान का तमाशा बन गया। 20 साल से इस मोहल्ले में मेरी धाक थी, हर चीज में नंबर 1 रहती थी, पर आज तुम्हारी वजह से वो गरीब महिमा की गरीब बहू मुझसे आगे निकल गई। मम्मी जी, वो मुझे आदत नहीं है। मैंने कभी खाना नहीं बनाया और न ही मुझे खाना बनाना आता है। चुप रहो, आदत डालनी पड़ेगी। वो कल की आई लड़की चूल्हे पर 10 तरह का स्वाद परोस रही है और तुम यहाँ पर हर फैसिलिटी होते हुए तुमसे कुछ भी नहीं हुआ। नव्या ने गुस्से में रसोई का सारा सामान इधर उधर कर दिया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, पर नव्या जी का दिल नहीं पसीजा। सुन लो कान खोलकर, आज से घर का शेफ छुट्टी पर रहेगा। कोई बाहर से खाना नहीं आएगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद करेगा। आज से तुम खुद ही रोज का खाना बनाओगी। जब तक तुम उस सुमन से बेहतर नहीं बन जाती, यही तुम्हारी सजा है। फिर मैं शकुंतला और महिमा को जवाब दूंगी। नव्या जी गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। किचन में रिया अकेली खड़ी रह गई और दिमाग में वही गरीब बहू सुमन की सादगी घूम रही थी। अनजाने में ही उसने रिया के लिए थोड़ी टेंशन बढ़ा दी। धीरे धीरे दिन ढल गया। घर की हलचल शांत होने लगी। रात में अपने कमरे में सुमन और राज आमने सामने बैठे थे। आज की स्टार के लिए एक छोटा सा तोहफा। सुना है आज मोहल्ले की सारी औरतें तुम्हारे हाथ के खाने की फैन हो गई। राज जी, आप भी ना, सब माँ जी का आशीर्वाद था। पर सच कहूँ तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कहीं कुछ कमी रह गई तो आपकी और बाबूजी की नाक कट जाएगी। अरे सुमन, हमारी शादी जरूर बड़ों ने तय की है, पर तुम्हारी मेहनत और सादगी ने आज मेरा दिल जीत लिया।
तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि नए घर में सबको संभालना मुश्किल होता है। अगर कभी नमक कम भी रह गया तो मैं हंसकर खा लूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आपका ये साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि गरीब के घर में खुशियां कम होती हैं, पर मुझे लगता है जहाँ इतना सम्मान हो वही घर सबसे अमीर है। एक तरफ उसी रात छोटे से घर में सुमन को अपने पति के प्यार और सम्मान का सहारा मिला, तो वहीं दूसरी तरफ रिया अपने ही रिश्ते में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। विक्रम, क्या तुम्हें अंदाजा भी है आज मुझ पर क्या गुजरी? मम्मी जी ने सबके सामने मुझे कितना सुनाया और अब सजा दी है कि शेफ नहीं आएगा, मुझे खुद खाना बनाना होगा। रिया देखो, माँ गलत नहीं है। तुम जानती हो उन्हें अपनी इमेज कितनी प्यारी है। मोहल्ले में आज उनकी जो किरकिरी हुई है उसका गुस्सा तो तुम पर ही निकलेगा ना। विक्रम, तुम ऐसे बोल रहे हो? शादी से पहले तो तुम कहते थे कि तुम्हें मेरी कुकिंग से कोई मतलब नहीं, तुम मुझे रानी बना कर रखोगे, और आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम माँ की साइड ले रहे हो। देखो रिया, वो डेटिंग के दिन अलग थी, अब तुम इस घर की बहू हो, थोड़ा तो तुम एडजस्ट करना ही सीखो। माँ की उम्मीदें गलत नहीं है, अब सो जाओ और सुबह जल्दी उठकर किचन भी संभालना है। समय के साथ रामनगर की गलियों की रफ्तार भी बदल गई थी। हर तरफ हर सुविधा मौजूद थी, तो दूसरी तरफ कम साधनों में भी समझदारी से काम चल रहा था। सुमन और रिया दोनों ही अपने अपने घर को संभालने की असली परीक्षा दे रही थी। एक दिन सुमन किचन में काम कर रही थी। थोड़ा दिमाग लगा लो ना, तो काम भी जल्दी हो जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। सुमन ने जल्दी ही समझ लिया कि चूल्हे पर एक एक करके खाना बनाना टाइम और लकड़ी दोनों ज्यादा लेता है, इसलिए उसने अपनी बड़ी पुरानी कढ़ाई में छोटी छोटी कटोरियां फिट करके ऐसा जुगाड़ किया कि नीचे एक सब्जी पकती और ऊपर भाप से बाकी चीजें भी साथ में तैयार हो जाती। माँ जी देखिए, नीचे आलू गोभी पक रही है और ऊपर इन कटोरियों में दाल, चटनी और रायते का मसाला भाप में तैयार हो रहा है। एक साथ 4 काम। वाह रे मेरी बहू, तूने तो चूल्हे को भी गैस से तेज बना दिया। कम लकड़ी में इतना सारा खाना और वो भी इतनी जल्दी। महिमा, आज नाश्ते में क्या बना है? खुशबू तो ताजे पोहे और सौंधी कढ़ी की आ रही है। सुमन ने न सिर्फ खाना बनाना आसान कर लिया था, बल्कि वो हर रोज कुछ नया इन्वेंशन करती। कभी पुरानी बोतलों से मसाला स्टैंड बना लेती, तो कभी बचे हुए खाने से नई डिशेज। दूसरी तरफ मेहता विला की चमचमाती रसोई में रिया रोज जंग लड़ रही थी। नव्या जी का गुस्सा और शेफ की गैर मौजूदगी उसके लिए सजा बन गई थी। आउच, फिर से कट लग गया। ये चाकू भी कितना तेज है, और ये ग्रेवी YouTube पर तो लाल दिख रही थी, यहाँ काली क्यों हो गई है? तभी नव्या जी किचन में आई। रिया, 10 बज गए हैं, विक्रम को ऑफिस जाना है और तुमने अभी तक सिर्फ ये जली हुई ग्रेवी बनाई है। बाहर देखो, सुमन तो नाश्ता करा के बर्तन भी मांज चुकी है। इतना कहकर वो वापस बाहर चली जाती हैं। कौन है ये सुमन? मैं तो आज अभी उससे मिली भी नहीं हूँ, पर ये लड़की मेरे गले का फंदा बन गई है। सुबह सुबह अपना धुआं उड़ाकर मेरी जिंदगी में आग लगा देती है। मैं पागल हो रही हूँ इस लड़की के पीछे। मेरी अपनी कोई जिंदगी बची ही नहीं, बस चौके बर्तन और मम्मी जी की डांट। मुझे नफरत हो रही है इस सुमन के नाम से। रिया की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। वो रात भर रेसिपी देखती, पर सुबह जब बनाती तो सब बिगड़ जाता। हर नए दिन के साथ उसका कॉन्फिडेंस टूटता जा रहा था। क्यों नहीं बन रहा है ये वैसा? नमक डालती हूँ तो कड़वा हो जाता है, मसालों का रंग ही नहीं आता। क्या सच में एक मामूली चूल्हा जलाने वाली लड़की मुझसे बेहतर है? मेरी डिग्रियां, मेरा स्टेटस सब इस एक कढ़ाई के सामने फेल हो गया। रिया, आज फिर नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए निकलना है, कम से कम ब्रेड बटर ही दे दिया करो, अगर रॉयल खाना नहीं बना पा रही हो तो। तुम्हें बस अपने नाश्ते की पड़ी है विक्रम। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ? मम्मी जी का टॉर्चर और ऊपर से तुम्हारा ये बिहेवियर। कोशिश के नंबर नहीं मिलते रिया, रिजल्ट के मिलते हैं। सामने वाले घर में देखो, 8:30 बजे तक राज ऑफिस के लिए टिफिन लेकर निकल चुका होता है। एडजस्ट करना सीखो बस। रिया की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते दोपहर हो गई। मोहल्ले की औरतें रोज की तरह पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर गपशप में लग गई थी। शकुंतला जी सबसे आगे बैठी थी, मानो किसी खास बात का इंतजार कर रही हो। तभी नव्या जी और महिमा जी भी वहां आ गईं। अरे महिमा, आज तो तेरी चाल में अलग ही गजब का सुकून है। क्या बात है, बहू ने आज पैरों में तेल की मालिश भी कर दी क्या? अरे नहीं शकुंतला जी, बस सुमन की सेवा और उसका सलीका देखकर मन शांत रहता है। आज सुबह उसने घर के पुराने कबाड़ से ऐसा सुंदर गमला बनाया कि मेरा दिल खुश हो गया। सच में महिमा, तेरी बहू तो जादूगरनी है। उस दिन उसने चूल्हे पर जो जुगाड़ वाली कढ़ाई दिखाई थी, पूरा मोहल्ला उसकी अकल की तारीफ कर रहा है। कम साधनों में भी बहुत खुश रहती है। नव्या सब सुन रही थी। उसके सीने में जलन की आग धधक रही थी, पर समाज के सामने हार मानना उसके खून में नहीं था। अपने चेहरे का हाल ठीक कर और फिर उसने कहा, अरे ये छोटे मोटे जुगाड़ तो वो लोग करते हैं जिनके पास साधनों की कमी है। मेरी रिया को देखिए, वो तो परफेक्शनिस्ट है। उसे जब तक हर चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ना मिले वो हाथ नहीं लगाती।
पर नव्या जी, सुना है रिया बहू के हाथ में आजकल पट्टियां ज्यादा और कलछी कम दिखती है। क्या इंटरनेशनल कुकिंग में हाथ जलाना भी शामिल है? अरे शकुंतला जी, आप ही ना, वो तो रिया की अपनी जिद है। मैंने उसे कितना मना किया कि बेटा शेफ है ना, तुम क्यों परेशान होती हो, पर वो कहती है नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए खुद अपने हाथों से शाही पकवान बनाऊंगी। अब ऐसे संस्कारी और लाडली बहू को मैं कैसे रोकूं? अच्छा, पर कल तो आपके घर से कुछ जलने की गंध आ रही थी। वो तो धुनी दे रही थी घर में। मेरी रिया बहुत धार्मिक है ना, वो तो खुद ही किचन संभाल रही ताकि मुझे आराम मिले। ऐसी समझदार बहू ऊपर वाला सबको दे। भाई, जिसके घर में ऐसी धार्मिक और रॉयल बहू हो, उसे तो स्वर्ग यही मिल गया। चलो बहनों, शाम की चाय का वक्त हो गया है। देखते हैं कल किसकी रसोई में क्या नई खुशबू आती है। एक एक करके सभी औरतें अपने अपने घरों की ओर मुड़ गईं। जैसे ही सारी औरतें पूजन हो गई, नव्या जी के चेहरे से वो बनावटी मुस्कान भी गायब हो गई और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ते हुए कह रही थी, धुनी दे रही थी। क्या क्या झूठ बोलना पड़ता है इस लड़की की वजह से। अगर आज घर जाकर वही जली हुई खुशबू आई तो मैं आज इस लड़के की खबर लूंगी। नाक कटवा दी मेरी पूरे मोहल्ले में। उसी रात सुमन ने अपने हाथों से प्यार से खाना बनाया और सादगी से सबको परोस दिया, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। जल्दी आइए, आज तो भाभी ने नवरत्न खिचड़ी और दही वाला भरवा बैंगन बनाए हैं। महक देखिए, पूरे मोहल्ला खींचा चलाएगा। ओहो भाभी, ये बैंगन है या मलाई? और ये खिचड़ी, इसके आगे तो बड़े बड़े होटल्स की बिरयानी फेल है। आपने इसमें क्या डाला है? कुछ खास नहीं आर्यन, बस थोड़े से खड़े मसाले और घर का बना गरम मसाला। और हाँ, बैंगन को धीमी आंच पर भाप वाली कढ़ाई में पकाया है ताकि उसका स्वाद अंदर तक रहे। महिमा, सच कहूँ तो बरसों बाद ऐसा खाना खाया है। सुमन बेटा, तेरे हाथ का हुनर तो साक्षात अन्नपूर्णा का वरदान है। भाभी, मैं तो सोच रहा हूँ कॉलेज ले जाना बंद कर दूं, वरना मेरे दोस्त मेरा टिफिन ही छीन लेंगे। कल तो एक दोस्त कह रहा था, भाई तेरी भाभी से कहना हमें भी कभी ये जादू वाला खाना खिलाएं। हाँ भाभी, मोहल्ले की लड़कियां भी मुझसे पूछ रही थी, पिंकी तेरी भाभी कोई स्पेशल क्लास लेती है क्या, हमें भी खिलाओ ना ऐसा खाना। कुछ महीनों के बाद सावन का आखिरी सोमवार था। रामनगर के शिव मंदिर में हर साल की तरह विशाल भंडारे का आयोजन होना था। मंदिर में मोहल्ले की महिला मंडली जमा थी। चर्चा का विषय इस बार सिर्फ पूजा अर्चना नहीं बल्कि भंडारे का मुख्य भोग था। सुनो बहनों, इस बार का भंडारा कुछ खास होना चाहिए। महिमा की बहू सुमन के हाथ का जादू तो हम सब ने चख लिया है। सब कहते हैं कि वो साक्षात अन्नपूर्णा है। क्यों ना इस बार भंडारे की रसोई की सामान सुमन को सौंप दिया जाए। हाँ हाँ, उसके जुगाड़ और स्वाद के चर्चे तो पूरे मोहल्ले में हैं। नव्या जी वहीं खड़ी थी। उनकी गर्दन अकड़ी हुई थी, पर अंदर ही अंदर जलन के मारे उनका बुरा हाल था। उन्हें लगा कि अगर आज सुमन को यह मौका मिल गया तो रामनगर में मेहता खानदान का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। ठहरिए, सिर्फ एक ही बहू क्यों? मेरी रिया भी तो दिन रात रसोई में पसीना बहा रही है। वो तो इंटरनेशनल क्यूजीन की मास्टर है। अगर आप लोग सुमन की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए, सावन का स्वाद। वाह नव्या जी, क्या बात कही है। तो तय रहा, मंदिर के प्रांगण में 2 रसोइयां सजेंगी, एक तरफ सुमन और दूसरी तरफ रिया। दोनों को ठीक 3 घंटे में 10 अलग अलग तरह के पकवान तैयार करने होंगे। जिसका भोग सबसे पहले तैयार होगा और जिसका स्वाद भक्तों के दिल जीत लेगा, वही इस साल की नगर लक्ष्मी कहलाएगी। खबर आग की तरह फैल गई। मेहता विला में कोहराम मचा था। रिया के हाथ कांप रहे थे। वो अपनी उंगलियों की पुरानी पट्टियां देख रही थी। मम्मी जी, ये क्या कर दिया आपने? मुझे एक सब्जी भी ठीक से नहीं आती और आपने 10 डिशेस का चैलेंज ले लिया, वो भी सबके सामने। मैं नहीं कर पाऊंगी। करना पड़ेगा रिया। अगर कल तुम हार गई तो मैं इस मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। सारी मशीनें, सारे गैजेट्स और सबसे महंगे मसाले मैं मंदिर भिजवा रही हूँ। बस उस चूल्हे वाली को हरा देना, वरना मेरी 20 साल की साख मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महिमा जी ने घर जाकर जब सुमन को कंपटीशन का बताया तो मैं बना तो दूंगी, पर इसमें कंपटीशन की क्या जरूरत थी? ये तो भोले बाबा का भोग है। प्रसाद तो श्रद्धा से बनता है, मुकाबले से नहीं। खैर, अगर बड़ों की यही आज्ञा है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मुकाबले से एक दिन पहले सुमन ने रात को ही सब्जियां काट ली, आटा गूंथकर परात में ढककर रख दिया ताकि सुबह वक्त बचे। लेकिन तभी एक बिल्ली आंगन में घुस आई। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर सुमन और राज हड़बड़ाकर बाहर आए तो देखा होश उड़ गए। बिल्ली ने आधा आटा खा लिया था और कटी हुई सब्जियों पर गंदे पैर मार दिए थे। घंटों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। सब बर्बाद हो गया। सुमन, हम फिर से करेंगे। इतनी रात को? रात के 12 बजे दोनों फिर से रसोई में बैठ गए। राज सब्जी काट रहा था, सुमन आटा गूंथ रही थी। बीच बीच में राज की गलत कटाई पर दोनों खिलखिला उठते। उधर रिया अपने कमरे में बैठी थी, कल के कंपटीशन की चिंता में। कल 10 सब्जी बनानी है, कहाँ से शुरू करूं, क्या बनाऊं, कैसे होगा? माँ जी ने बिना पूछे बोल दिया और अब अकेले में क्या करूं?
सोचते हुए वो उठकर बालकनी पर चली गई। तभी उसकी नजर सामने चावला घर की रसोई में रोशनी जल रही थी वहां पड़ी। रिया ने देखा कि सुमन और राज दोनों मिलकर काम कर रहे थे। राज सब्जी काट रहा था, सुमन कुछ बता रही थी और बीच बीच में दोनों हंस रहे थे। इनके पास न गैस है, न मिक्सर, न ओवन, लेकिन जो है वो मेरे पास नहीं। इसके साथ कोई और है, और हाँ, मैं यहाँ अकेली हूँ। माँ जी ने कंपटीशन में डाल दिया है। विक्रम चुप है, सुविधाएं सब है मेरे पास, लेकिन इंसान का साथ नहीं। तभी रिया के मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं इसी से मांग लूं मदद। रिया नीचे उतरती है। चावला घर का दरवाजा खटखटाती है। सुमन दरवाजा खोलती है। रिया जी, इस वक्त? सुमन प्लीज मेरी मदद करो, कल कंपटीशन है, मुझे कुछ नहीं आता। माँ जी ने सबके सामने बोल दिया और मैं अकेली हूँ, तुम्हें सब आता है, प्लीज। सुमन कुछ पल चुपचाप खड़ी रहती है, फिर पूरा दरवाजा खोलकर रिया को अंदर बुला लेती है। रिया जी, ये देखो, एक कढ़ाई में 4-5 चीजें बन सकती हैं, बस तरीका आना चाहिए। कैसे? आलू से 4 बनाओ। आलू की सूखी सब्जी, आलू का भरता, आलू टमाटर की चटनी, आलू के पराठे और सब्जी, बैंगन से 2 भरता और सब्जी, फिर करेला, कद्दू, पालक, आलू, दही वाली अरबी, 10 पूरे। आलू से 4? हाँ, जुगाड़ करना आना चाहिए। उस रात रिया ने पहली बार सच में रसोई सीखी। सुमन बताती रही, रिया करती रही, कभी जला कभी नमक, लेकिन वो रुकी नहीं। तभी राज चाय लेकर आता है। लो चाय पियो तुम दोनों, रात लंबी है। तीनों हंसते हैं। रात भर रसोई में रोशनी जलती रही। एक तरफ सुमन की मेहनत, दूसरी तरफ रिया की लगन, दोनों अलग अलग, लेकिन उस रात एक ही रसोई में। अगली सुबह मंदिर में कंपटीशन था। मोहन जी और साधु जज थे। दोनों बहुएं अपनी अपनी कढ़ाई लेकर पहुंची। रिया की कढ़ाई देखकर मोहल्ले में हल्की सी हलचल, बड़े बर्तन, मिक्सर, सब कुछ। वाह, साज सामान तो खूब है। फिर सुमन आई, एक पुरानी कढ़ाई और चूल्हा। बस सुमन ने बिना देर किए शुरू किया। एक चूल्हे पर एक साथ 3 चीजें, आलू की सूखी सब्जी, भरता, चटनी, एक एक करके। बैंगन आग पर सेका, भरता तैयार, करेला भिगोया, मीठी सब्जी बनी, कद्दू, पालक, आलू, दही वाली अरबी, एक के बाद एक, 10 की 10। अरे, एक चूल्हे पर इतना सब एक साथ? काकी जी, आग एक को हो तो क्या, सोचा 10 होनी चाहिए। रिया ने भी पूरी कोशिश की। रात भर सीखा था, लेकिन कुछ कम पका, कुछ नमक ज्यादा। 9 डिशेज बनी, एक अधूरी रही। रिया ने उस अधूरी डिश को देखा, फिर खुद से कहा, एक रात में सब नहीं होता, लेकिन कोशिश तो पूरी थी। टाइम खत्म होने के बाद मोहन जी ने दोनों के बनाए हुए खाने को चखा। अरे भाई, दोनों ने मेहनत की है, लेकिन स्वाद और हुनर में सुमन आगे है। मोहल्ले वाले तालियां बजाने लगते हैं। वहीं नव्या जी का मुंह उतर जाता है। फिर सुमन आगे आते हुए कहती है, मोहन जी, एक बात कहूं? कहो बेटा। ये हुनर मुझे बचपन से मिला, माँ नहीं थी, जरूरत ने सिखाया। ये मेरी मेहनत नहीं, मेरी किस्मत है। लेकिन रिया जी के लिए ये सब नया था। उन्होंने एक रात में सीखा, अकेले, बिना किसी के साथ के। असली जीत उनकी है। यह सुनकर रिया की आंखें भर आती हैं। वो सुमन के पास आती है। सुमन, तुमने मेरी परवाह की, जबकि माँ जी की वजह से मैंने अपने दिल में तुम्हारे लिए कितनी गलत फीलिंग्स रखी, माफ करना। कोई बात नहीं रिया जी। दूर खड़ी नव्या जी ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। पास आकर रिया से कहती है, रिया, मैंने तुम्हें हमेशा सुमन से कंपेयर किया। उसे नीचा दिखाने के चक्कर में मैंने तुम्हें मशीन बना दिया और तुम्हारी खुशियां दांव पर लगा दी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे माफ करना बेटा। मैंने अपनी साख के लिए अपनी ही बहू को तकलीफ दी। फिर बगल में खड़ी सुमन से कहती है, सुमन बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, गरीब कहकर तुम्हारा अपमान किया। पर आज तुम्हारी सादगी और हुनर ने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हें आज मेरा अहंकार तोड़कर मुझे इंसानियत दिखा दी। आप बड़ी हैं, ऐसा मत कहिए। नव्या जी ने आगे बढ़कर रिया को भी गले लगा लिया। पहली बार उनकी आंखों में बनावटीपन नहीं, बल्कि ममता और सच्चाई थी। शकुंतला जी और मोहन जी भी ये नजारा देखकर भावुक हो उठे। मोहन जी, आज रामनगर ने एक बहुत बड़ी सीख पाई है। हाँ शकुंतला जी, हर इंसान अलग होता है। ना से रिश्ते नहीं बनते, प्यार से बनते हैं। और जो वक्त हम कंपेयर करने में लगाते हैं, वो वक्त अपनों को दे देते तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। उस दिन रामनगर मोहल्ले ने जाना कि थाली में सब्जियां गिनने से बड़ा है दिल में एक दूसरे के लिए जगह रखना। सावन की उस शाम बारिश की बूंदों के साथ मोहल्ले की सारी कड़वाहट धुल गई थी।